हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विधायक में। आज हम लोग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि होगा आपका 18/9/2018 का 18/9/2018 के तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर इसके पीछे की वीडियो को नहीं देखा है, जो कि पार्ट 1 था, 17 तारीख वाले सारे प्रश्न उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। 2018 में पूछे गए ग्रुप डी के सभी प्रश्नों का संग्रह वीडियो होने वाला है यह। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जिनका भी आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। और निरंतर सभी लोग प्रैक्टिस सेट में बने रहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सभी लोग जो है सो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है। ठीक है, तो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में किया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, किस में किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा प्रश्न है कि कॉइल की गति, ठीक है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो कितनी डिग्री हो जाएगी, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है तीसरा कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण पानी के ग्लास तक जाती है, यह झुकता है, किधर की तरफ प्रकाश झुक जाता है, तो सम्मान की ओर और धीमा हो जाता है। ठीक है, सम्मान की ओर और धीमा हो जाता है। अगला प्रश्न है 120 वाट के विद्युतीय लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स में गणना कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें जो है सो शक्ति कितना है। तो एक इसमें कितना दिया गया पावर, तो 120 वाट का। ठीक है, 120 वाट का इसमें जो है सो आपका पावर दिया गया है। अगर देखेंगे तो यहाँ हमसे पूछा गया है ऊर्जा के बारे में, मतलब किलोवाट पूछा गया है। ठीक है, तो 1 किलोवाट में कितना आपका हो जाता है, तो 1 किलोवाट में आपका हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। अब जो है सो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो पावर को यहाँ से पहले बैलेंस कर लेंगे, तो 120 गुने 1/1000। ठीक है, किलोवाट में जो है सो निकाल लेंगे, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर लेंगे, और यहाँ से ये 3 बार में हो जाएगा, ये 25 बार में, 3/25 यहाँ से जो है सो पावर को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो P यहाँ से कितना निकल गया, P हमारा निकल गया 3/25 किलोवाट में। ठीक है, वाट में नहीं हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, किलोवाट में हो गया। अब खपत ऊर्जा कितना हो जाएगा, ठीक है, खपत ऊर्जा, तो खपत ऊर्जा को E से डिनोट करते हैं, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इंटू टी। ठीक है, तो पावर कितना है हमारा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। पावर कितना हम लोगों ने निकाला था, तो पावर निकाला था 3/25। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम ऊपर में हम लोग को दिया गया था 8 घंटा प्रतिदिन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 यहाँ से, और यहाँ पे 25, इसको कैलकुलेट कीजिएगा 24/25 को, तो 0.96 यूनिट यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे है अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो सही सूत्र है वो क्या होगा, CaOH का होल 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना हो जाएगा, तो 1/6 गुना। कल के भी वीडियो में आपका यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि 17वां समूह क्या है, उसमें हाइड्रोजन्स को रखा जाता है। ठीक है, 17वें समूह में क्या होता है, हाइड्रोजन्स को रखा जाता है 17वें समूह में। 17वें समूह के अगर सदस्य की बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, फिर कल बाहर INT करके आप लोग को याद भी होगा, जैसे फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, स्टैटीन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, 17वें ग्रुप के सदस्य हैं, जिनको हाइड्रोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। पीरियोडिक टेबल सभी लोग
अच्छे से पढ़िए, पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाला है, पीछे भी आया था और बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड होंगे। पीरियोडिक टेबल के प्रश्न को कभी भी आप लोग याद करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी उसका रटना वाला कोई तरीका नहीं है जो कि याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न को समझना पड़ेगा। प्रश्न कभी भी कहीं से घुमा के पूछा जा सकता है, और अगर एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका पीरियोडिक टेबल से नहीं छूटता है। देखने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन समझने में उतना ही आसान है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा प्लांट बॉडी हो जाएगा, तो स्पाइरोगाइरा, ठीक है। कौन हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा। अगला प्रश्न है जो कि आपका फिर से एक न्यूमेरिकल है कि दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में हैं, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी, ठीक है। तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी, आइए इसको देखते हैं निकाल के। सबसे पहले कि आपसे बोला गया कि एक जो है सो 10, एक आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। कितना का, 10 ओम का आपका प्रतिरोध है, और दूसरा जो है सो 20 ओम है, ठीक है। दूसरा क्या है, 20 ओम है। अब कितना से जुड़ा हुआ है, तो यह जो है सो आपका 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। कितना वोल्ट से, तो 6 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपका सबसे पहले तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, समानांतर नहीं, यहाँ आपका श्रृंखला में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 10 और 20 टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस का मान यहाँ पर आपका आ जाएगा 30 ओम का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। और यहाँ हमको निकालना है भी, तो भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी बाई आई आर। निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, तो आई के रेस्पेक्ट में फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आई के रेस्पेक्ट में फार्मूला हो जाएगा भी बाई आर। भी कितना हम लोग निकाले थे अभी, नहीं भी ऊपर देखिए भी दिया हुआ है, ठीक है। वोल्ट कितना है, तो 6 आई बराबर भी आर, ठीक है। तो भी का वैल्यू दिया हुआ है 6, और हम लोग रेसिस्टेंस अभी निकाले थे, तो कितना हो गया रेसिस्टेंट, तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 ओम। तो इसको काटेंगे तो 1/5 यहाँ से आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, करंट कितना हो गया, तो 0.2 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में। ये सब आपका ऑप्शन का प्रश्न है, ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, तो श्रवणीय रेंज कितना होता है, 20 हर्ज से आपका 20,000 हर्ज तक, ठीक है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के रेंज को क्या बोलते हैं, श्रवणीय रेंज बोलते हैं। और 20 से नीचे, ठीक है, 20 से नीचे जो होता है वो क्या होता है, वह आपका हो जाता है, बोला जाता है उसको इंफ्रासोनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और 20,000 से जो ऊपर होता है उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। और मानव की अगर बात करेंगे, इंसान की, तो इंसान का जो श्रवणीय रेंज होता है क्या होता है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, ठीक है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की जो ध्वनि होगी और क्या होता है, इंसान जो है सो सुन सकता है। इसको श्रव्य ध्वनि भी कहीं कहीं लिखा रहता है हिंदी में। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था, ठीक है। तो परमाणु संख्या के आधार पर किसने किया था, तो हेनरी मोजले ने। कब, तो 1913 में, ठीक है। कब किया गया था, तो 1913 में। और मेंडलीफ ने किस आधार पर किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। मेंडलीफ ने किस आधार पर किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला प्रश्न है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, ठीक है। वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न है कि 5 से 8%, ठीक है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब की बात करेंगे तो उसमें जो है सो आपका आर्गन डाला जाता है, ठीक है। कौन सा गैस डाला जाता है, आर्गन डाला जाता है। अगला है प्रश्न कि कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय, ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है,
कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, तो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या होता है? कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है इसमें? तो युवा अवस्था में लड़कों में जो है सो बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि केराव, ठीक है, केराव जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो यह आपका जो है सो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि के.आर. मीरा, ठीक है, के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बुक का नाम? तो द गॉस्पेल ऑफ यूदास। ठीक है, क्या होगा? द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला प्रश्न है कि कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो उस वक्त का करंट अफेयर से देख लीजिए, ममंग दाई हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? ममंग दाई। अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध जो है सो आपका किस वर्ष? 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का जो है सो आखिरी युद्ध इसको बोला जाता है। आगे अगला प्रश्न है युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होगा, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? वोल्गा। एक प्रश्न है आप सभी के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा जिनको भी पता होगा। पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है? जिनको भी जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है कि चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? तो उस समय का है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। दिवस से संबंधित भी जितने प्रश्न हैं उस सभी को भी थोड़ा जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिवस के प्रश्न भी आपका रिपीटेड होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विकास में विदेशी भारतीयों समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? देखिए, यह भी प्रश्न आपका दिवस से ही है, लेकिन प्रश्न को पूछने का अलग तरीका है। जैसे सभी को पता होगा कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है सो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, और उसी दिन को जो है सो हम लोग क्या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है सो मनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास, तभी जाके एक अंदर से मोटिवेशन हमें भी मिल सकेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो वीडियो चल रहा है इसका अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ करना नहीं, बस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो का अपडेट के साथ साथ पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख जाएगा। आगे है अगला प्रश्न है कि देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉन्चपैड एक्सीलरेटर इंडिया। ठीक है, यह भी आपका करंट अफेयर्स है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाता है? ठीक है, तो दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए। ठीक है, कोई भी जो दूध वाला होता है वो क्या करता है? दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, जिससे कि दूध जल्दी खराब ना हो। आगे है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट पर आवर। ठीक है, KWH। उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। यह भी उस वक्त का प्रश्न है, तो इसमें बस एक चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मनप्रीत कौर, ठीक है, मनप्रीत कौर जो है किस खेल से संबंधित है? तो मनप्रीत कौर हो जाएंगी आपकी गोला फेंक से। ठीक है, कौन? तो मनप्रीत कौर। इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही देखना है कि मनप्रीत कौर जो है सो किस खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक से।
अगला प्रश्न है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। देखिए उस पुस्तक का नाम था आई डू व्हाट आई डू। यह प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे सेट ऐसे थे, बहुत सारी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें रिपीटेड हुआ है। हमको लग रहा है कि 10 से 12-15 शिफ्ट ऐसे जिसमें यह प्रश्न रिपीट हो गया था। सिर्फ 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या था बुक का क्या नाम था, तो आई डू व्हाट आई डू किसके द्वारा लिखा गया था, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उनके द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसके कारण स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। ठीक है, तो स्क्लेनकाइमा कोशिकाओं जो होती हैं उसकी दीवार किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्नन के कारण। ठीक है, किसके कारण, लिग्नन के कारण। अगला प्रश्न है कि पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए। तो पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो विजय शेखर शर्मा। ठीक है, पेटीएम के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए ये भी जो है सो आपका ऑप्शन बेस्ड है, लेकिन दूसरे आवर्त का होगा तो उसको जो है सो हम लोग कैसे रिलेट कर लेंगे। तो दूसरा आवर्त जो होगा इसमें टोटल कितने तत्व हो जाएंगे, तो इसमें टोटल आपके 8 तत्व हैं और 8 तत्व हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में आपके 8 तत्व हैं, तो टोटल 10 हो जाएगा। मतलब कि एटॉमिक नंबर 10 तक के जो तत्व हैं वो किस में हो जाएंगे, मतलब 3 से लेके 10 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके दूसरे आवर्त में आ जाएंगे। तो 2 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। 6 कौन होता है, तो 6 होता है कार्बन। अगला प्रश्न है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो असम में। असम से रिलेटेड एक और प्रश्न 2018 में आपका पूछा गया था जो कि कई बार रिपीटेड हुआ था कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र जो है सो वह किस राज्य में है। तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र जो है वह भी आपका कहाँ पे है, असम में है। अगला प्रश्न है कि तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होगा। ठीक है, तो समान आवर्त से संबंधित होगा, इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। ए बी सी डी और ई परमाणु क्रमांक भी जो है सो उसी तरह आपका दे दिया गया है। सबसे पहले देखना है कि पहला जो आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या होती है 2। ठीक है, तत्वों की संख्या कितनी होती है, 2, मतलब परमाणु क्रमांक 1 और 2, तो 2 तो यहाँ से खत्म हो गया। और दूसरे आवर्त में परमाणुओं की संख्या होती है 8। ठीक है, कितनी होती है, दूसरे आवर्त में 8 होती है। तो 1 और 2 तो आपका पहला आवर्त में हो जाएगा और परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो 8 परमाणु किस में होंगे, तो ये आपके दूसरे आवर्त में हो जाएंगे। तो सेम आवर्त में कौन कौन हो जाएंगे, 30 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो 3, 7 और 10। ठीक है, 3, 7 और 10 कहाँ पे होगा, सेम आवर्त में, जो कि कौन सा आवर्त हो जाएगा, दूसरा आवर्त हो जाएगा, समान आवर्त में हो जाएंगे, बी सी और डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी सी और डी। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने किया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो इस्कॉन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, इस्कॉन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से दिखाई देता है। ठीक है, बादलों का रंग जो होता है सफ़ेद किस कारण से दिखाई देता है, तो यह आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किस कारण से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला प्रश्न है कि चालक तार, ठीक है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है। ठीक है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है, तो यह जो है सो आपका शॉर्ट सर्किट को। ठीक है, किसको रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को। अगला प्रश्न है कि 90 ईस्ट रीज जो एक अंततः समुद्री ज्वालामुखी महासागर में स्थित है, कहाँ, किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। क्या है, तो 90 ईस्ट रीज क्या है, जो कि एक मतलब समुद्र के अंदर में एक ज्वालामुखी है, नाम क्या है, तो 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है, किस महासागर में, तो हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था, तो पुलेला गोपीचंद ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, पुलेला गोपीचंद ने। ठीक है, पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, कौन है, पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को
एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें क्या होगी। ठीक है, कोई भी वस्तु है ऊपर से गिराई जाएगी, जब वह भूमि को छुएगी तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, तो उसमें हो जाएगी आपकी गतिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो हाफ mv²। ठीक है, क्या होता है, हाफ mv²। अगला प्रश्न है कि किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की प्रतिपादन में योगदान दिया। आनुवांशिकता के सिद्धांतों का। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रेकर मेंडल के द्वारा। मटर के पौधे पे इन्होंने अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अगला प्रश्न है कि O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 32। अगला प्रश्न है कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किसके प्रेरित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, किसके द्वारा, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो क्या नाम हो जाएगा उसका, तो निर्भय। अगला प्रश्न है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है। तो यह आपका किसको प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, गोवा पर जो है सो पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था, तो 1510 में। गोवा आज़ाद किस वर्ष में हुआ था, तो यह आपका 1961 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे, तो मांसपेशियाँ। ठीक है, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है, मांसपेशीय मूत्राशय की जो मांसपेशियाँ होती है उस पर किसका, तंत्रिका के नियंत्रण होने पर। आगे है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कितने ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एक वीडियो में। हर शिफ्ट में आपका 3-4 प्रश्न जो है सो पीरियोडिक टेबल से रहता ही रहता है। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2, 8 और 2, मतलब 8 और 2 10 और 10 और 2 12, मतलब 12 एटॉमिक नंबर किसका हो जाएगा, तो 12 अगर बात करेंगे तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 12। पूछा जा रहा है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है, तो 12। अभी पीछे हम लोगों ने इस चीज़ का भी चर्चा किया था। पहला आवर्त में 2 हो जाएगा, दूसरे आवर्त में कितना हो जाएगा, दूसरे आवर्त में 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10, तो 10 तक तो इसमें आएगा नहीं। एटॉमिक नंबर कितना है, 12। जाहिर सी बात है कि किस आवर्त में जाएगा, तो तीसरे आवर्त में जाएगा। तीसरे आवर्त में आपके संख्या कितना हो जाएगा एलिमेंट का, तो 8 हो जाएगा। पहला टोटल 7 आवर्त है। ठीक है, टोटल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। रुकिए इसको अभी दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पहले आवर्त में एलिमेंट की संख्या 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। ठीक है, पहले 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 32 32, मतलब 1 में 2, 2 3 में 8 8, 4 5 में 18 18, 6 7 में 32 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बीज पत्र। अगला प्रश्न है कि 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। ठीक है, विद्युत बल्ब की पावर कितना हो जाएगी, 144। आइए इसको करके देखते हैं कैसे बनेगा यह प्रश्न। तो यहाँ पे हमसे देखिए वोल्ट कितना है, 240। ठीक है, विभवांतर दिया गया आपका 240 यहाँ पर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो आई यहाँ पे दिया गया 0.6 एम्पियर। अब यहाँ पे हमको फार्मूला क्या लगाना है, पूछा क्या जा रहा है, पावर। तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा V × I। V कितना दिया गया,
240। इलेक्ट्रिक करंट I कितना है तो 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 6 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24 गुने 6 कितना हो जाएगा 144। एक जीरो इसको डालेंगे और एक पॉइंट डाल देंगे, जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 144 वाट। अगला प्रश्न है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो कौन हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा तो ब्यूट। आगे है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, तीसरे आवर्त में मौजूद, तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती हैं। तो अगर देखते हैं तो पहला आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, मतलब तीसरा आवर्त शुरुआत कितने से होगा 11 से। 11 किसका होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो Na मतलब सोडियम का, ठीक है, सोडियम का। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सेल होंगे, सेल स्ट्रक्चर इसका अगर बनाते हैं तो सेल स्ट्रक्चर सोडियम का देखिए, पहला सेल हो जाएगा, सेल का नाम सभी को पता भी होगा, जैसे पहला सेल होता है K होता है, इसमें आपका टोटल 2 हो जाएगा। दूसरा सेल का नाम होता है L, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तीसरा सेल जो होता है इसका नाम होता है M, ठीक है, जिसमें कि आपका मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है 18, लेकिन यहाँ पे 18 तो है नहीं बचा हुआ। अब सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर हो गया 11, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इसमें 8 हो गया, तो 8 और 2 10, एक बचा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा जो कि आपका तीसरे सेल में जाएगा। मतलब कि तीसरे आवर्त का अगर आप लोग जो है सो सेल स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपका टोटल 3 सेल चाहिए होगा, K, L और M सेल चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर कोई भी परमाणु है उसका बाहरी कोश पूर्ण होता है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। जैसे 18वें समूह की बात करेंगे तो उसका बाहरी कोश क्या होता है पूर्ण होता है, ठीक है, बाहरी कोश पूर्ण होता है, जिस वजह से उसकी संयोजकता भी आपकी 0 हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, 10 क्या हो जाता है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो नियॉन क्या हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर नियॉन का हो गया 10। कम से कम 30 तक तो ज़रूर याद कीजिएगा, एग्जाम में जो है सो आसानी हो जाएगा, ठीक है, नियॉन हो जाएगा, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। सेल स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, K सेल में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या 2, K के बाद सेल का क्या होता है नाम KLMN, ठीक है, तो L में कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 2 10, यहाँ आपका एटॉमिक नंबर 10 बैलेंस कर गया, मतलब इसका लास्ट सेल कितना हो गया, लास्ट का जो सेल होगा वो फुल हो गया, ठीक है। अगर जैसे सोडियम वाला केस में आप लोग देखे थे कि 18 आखिरी तक जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 18 शिफ्ट हो सकती है, लेकिन बचा एक ही था, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो है सो किसी के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नियॉन किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूरे अपने आप में बैलेंस है, तो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वैलेंसी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, तो काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन, ठीक है, अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो mgh के बराबर, ठीक है, किसके बराबर होती है mgh के बराबर। अगला प्रश्न है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, ठीक है, कुल बल कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रश्न है कि कोई भी टेबल है या कोई भी आपका गाड़ी है उसको जो है सो एक ही दिशा में जो है सो 2 बल, 2 आदमी धक्का दे रहा है, एक आदमी 10 न्यूटन के बल से दे रहा है, दूसरा आदमी 5 न्यूटन, तो सेम दिशा में दे रहा है तो दोनों बल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल बल कितना लग जाएगा 15 न्यूटन का, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। वही अगर एक आदमी जो है सो दूसरे दिशा में, दूसरा आदमी उसके अपोजिट दिशा में, तो वहाँ पर क्या होगा माइनस करना पड़ेगा दोनों का बैलेंस करके। अगला प्रश्न है कि किस तत्व का उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, हीलियम का ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न सब है ये सब। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो
कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो 3 कार्बन अणु। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो कैसा रंग हो जाता है? तो सफ़ेद रंग, ठीक है, कैसा? सफ़ेद। अगला प्रश्न है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं, ठीक है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? तो घर्षण, ठीक है, क्या होता है? घर्षण होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भागों को क्या बोला जाता है? तो प्रोटीन की जो जानकारी प्रदान करता है डीएनए के उस भाग को जीन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या होती है? तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूटीन, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूटीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होती है, ठीक है, दंत चिकित्सक जो होते हैं सो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। सीधे सीधे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या पूछा गया कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है सो किस प्रकार का होता है? तो आभासी और बड़ा होता है, ठीक है, कैसा होता है? आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में जो है सो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला हो जाएगा आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? ठीक है, क्या किया गया है? तो विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोला गया। तो किस राज्य में यह किया गया? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, किस राज्य में किया गया? तो यह आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम को बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। यह कब किया गया था? तो 1919 में, ठीक है, 1919 में। काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, काला कानून के नाम से भी आपसे इससे प्रश्न पूछा जाए कि काला कानून कब पारित हुआ था? तो 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका सेम इसी वर्ष में जो है सो आपका हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध जो है यह आपका किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि भारत का वह पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। तो किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ठीक है, क्या नाम है? तो चेरियल चित्रकला। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश होगा। तेलंगाना ऑप्शन में तो तेलंगाना भी चलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों भी आपका हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो चेरियल चित्रकला कहाँ से हो जाएगा? तो चेरियल चित्रकला आपका तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, जो भी ऑप्शन में दिखे वहाँ से आप लोग इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री। पहले क्या था? पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था, प्लानिंग कमीशन। अब इसका नाम क्या हो गया? 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है, NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह से जो है सो आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, जिसमें तीनों शिफ्ट हम लोग देखे हैं। 18/9/2018 के सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास हम लोगों ने किया है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है तो उसको हम शेयर कर देते हैं। बहुत ऐसा भी प्रश्न है जिसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो जिसको लेके छोड़ भी दिया जाता है। और ज़्यादा लंबा खींचने से है कि सभी लोग जो है सो जल्दी उतना देख नहीं पाते हैं, इसलिए जो है सो शॉर्ट में करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक में है। तो अगर कुछ इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ संबंध में किसी प्रश्न के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेहिचक लिख सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आपके सामने जो है सो आपके समक्ष प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो पीछे वाला भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।